नमस्कार, स्वागत है आपका इस नए यूट्यूब चैनल द जीएस में। तो आज हम कोविड-19 के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे, जो कि पिछले 2-3 सालों से ये चर्चा में रहा है। तो मैंने सोचा कि इस बारे में कुछ जानकारी गैदर किया जाए, तो वही हम आज कोविड-19 के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर वायरस क्या होता है। वायरस के बाद हम कोरोना वायरस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके नए वेरिएंट जो आ रहे हैं इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और फिर गवर्नमेंट द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या कदम उठाया जाना चाहिए, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये शी जिनपिंग साहब हो गया, आप सबको जानकारी में होगा ही कि यहीं से कोरोना वायरस का फैलाव हुआ था, वुहान शहर से। और सबसे लास्ट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ शब्द चर्चा में रहता है, जैसे पेंडेमिक हो गया, एंडेमिक हो गया, एपिडेमिक हो गया। इन तीनों शब्दों के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर तीनों में बेसिक अंतर क्या है। हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं कि वायरस क्या होता है। वायरस का शाब्दिक अर्थ पॉइजन से है, यानी कि हिंदी में कहे तो वायरस का मतलब विषाणु हो जाता है और इसका शाब्दिक अर्थ विष होता है। विष यानी कि जहर, इसका शाब्दिक अर्थ जहर यानी विष कह सकते हैं। वायरस जो है ये अति सूक्ष्म होते हैं। अति सूक्ष्म मतलब ये जिसको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, और ये मतलब यूनिसेलुलर होता है। ये पैरासाइट्स होता है, इसमें जेनेटिक गुण भी पाए जाते हैं। इसमें या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों एक साथ, डीएनए और आरएनए एक साथ नहीं पाया जाता है। और इसमें इसका की बात करें तो ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में शामिल हो जाता है। जब किसी लिविंग थिंग या लिविंग थिंग के कांटेक्ट में आता है वायरस, तो ये लिविंग बन जाता है, और नॉन लिविंग कांटेक्ट में रहने से इसका असर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए कोई वायरस है और किसी आदमी के संपर्क में आएगा तब वो वायरस फैलेगा। अगर मान लीजिए वायरस कहीं अलग में है, तो किसी आदमी या किसी जानवर के संपर्क में नहीं आ रहा है, तो वो वायरस जस का तस बना रहेगा, किसी में फैलेगा नहीं। तो लास्ट में हम ये बता दे रहे हैं कि वायरस का खोज 1892 ईस्वी, वायरस का खोज 1892 ईस्वी में लेनोवेस्की एक वैज्ञानिक था यूरोप का। उन्होंने 1892 ईस्वी में इसकी खोज करी थी। और साथ ही साथ इसमें जो वायरस है उसमें सेल की कमी होती है, इसमें सेल नहीं पाया जाता है वायरस में। और ये कुछ फोटोज के माध्यम से आप देख सकते हैं वायरस के कारण कौन कौन से मुख्य रोग है, जैसे जापानी इंसेफेलाइटिस हुआ, चेचक हुआ, पोलियो हुआ, हेपेटाइटिस हुआ, एड्स हुआ, रेबीज हुआ, खसरा। ये सारी बीमारी जो हैं वो वायरस के कारण होते हैं। तो अब हम वायरस के बाद अब हम जानेंगे कोरोना वायरस क्या होता है। कोरोना वायरस जो है ये लॉन्ग फैमिली वायरस होता है, यानी कि ये वायरस का ग्रुप होता है। कोरोना वायरस वास्तव में कुछ नहीं होता, ये जो वायरस का ये ग्रुप होता है। वैज्ञानिक का मानना है कि वायरस उतना खतरनाक नहीं होता है, सभी वायरस उतना खतरनाक नहीं होता है। उनमें से कुछ ही वायरस हैं जो मुख्य रूप से खतरनाक माने जाते हैं। उसमें से MERS हुआ, SARS हुआ। अगर हम MERS की बात करें तो इसका पूरा नाम मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है। MERS का पूरा नाम मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ये 2012 में इसे मिडिल ईस्ट में देखा गया था, इस वायरस को। उसके बाद इस वायरस का नामो निशान नहीं है, हालांकि इस वायरस उतना ये खतरनाक नहीं माना जाता है। लेकिन सार्स जो है, सार्स वायरस जब 2003 में पहली बार इसको देखा गया था, पहली बार 2003 में सार्स वायरस को देखा गया था। उसके बाद दिसंबर 19 में सार्स को फिर से देखा गया, जो कि चीन के वुहान शहर, जैसा कि आप लोगों की जानकारी में होगा, ये जो कोविड-19 है चीन के वुहान शहर से फैला। चीन से वुहान शहर से दिसंबर 2019 में फैला, इसीलिए इसका नाम कोविड-19 रखा गया। दिसंबर 2019 में ये जो फैला, इसीलिए इसका नाम कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस 19 का मतलब 2019 से है। कोविड का मतलब कोरोना हुआ, कोरोना वायरस कोविड, कोरोना वायरस डिजीज 2019।
और इसका जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम एक तो जो सार्स है वो 2003 में आया था, हमको पहले बता दिए हैं, 2003 में पहली बार सार्स को देखा गया था। उसके बाद जो 2019 में सार्स आया उसका नाम सार्स 2 रखा गया, सार्स 2 रखा गया। यानी कि कोविड-19 का वैज्ञानिक नाम कोव सार्स 2 है। मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ, कोविड-19 का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोव सार्स 2, ये कोविड-19 का वैज्ञानिक नाम हो गया। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर इसका वेरिएंट इतना क्यों आ रहा है। पहले कुछ दिन पहले आपको देखे गया होगा कि पहले ओमेगा डेल्टा वेरिएंट आया, फिर ओमेगा वेरिएंट आया। डेल्टा वेरिएंट जो अप्रैल मई 2021 में देखा गया था वो काफ़ी खतरनाक माना जा रहा था, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी देखा जा रहा था, ना जाने कितने लोगों की मृत्यु हो गई ऑक्सीजन की कमी से। उसके बाद हाल ही में ओमिक्रॉन वेरिएंट आया। ओमिक्रॉन जो कि अफ्रीका के देशों से फैला और ये धीरे धीरे फैलते फैलते पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया है। और ये माना जा रहा है कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये 5 टाइम्स डेंजर होगा डेल्टा वेरिएंट से। जो डेल्टा वेरिएंट 2021 अप्रैल मई के महीने में आया था उससे 5 टाइम्स मोर होगा। यानी कि आप ये अनुमान लगा सकते हैं जो डेल्टा वेरिएंट था उसको फैलने में कम से कम 2-3 महीना लगा था। तो इससे अनुमान ये लगाया जा सकता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को फैलने में कम से कम 2-3 महीना तो लगेगा ही लगेगा, तब जाके वो पीक पे होंगे। और आजकल एक नया वेरिएंट भी सुर्खियों में आ गया है, IHU वेरिएंट्स, जो कि फ्रांस में देखा गया। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि IHU वेरिएंट को पहली बार देखा गया, इसको जनवरी 2021 में इसको पहली बार देखा गया था। हालांकि ये उतना नहीं फैला तो इसीलिए उसको ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन हाल के दिनों में दिसंबर 2021 में फिर से IHU वेरिएंट को देखा गया। हालांकि WHO का मानना है कि ये इतना कंसर्निंग नहीं है, इसीलिए इस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर भी हमें इसके बारे में पहले से अवेयर हो जाना चाहिए और इस पर अभी से काम शुरू कर देना चाहिए ताकि इस वेरिएंट को आगे फैलने से रोका जा सके। ये जो नया IHU वेरिएंट है इसका ये B.1.640 ग्रुप का वायरस है। ये कोरोना वायरस जो है B.1.640 ग्रुप का वायरस है। तो जो जनवरी 2021 में देखा गया था इसका पहला केस, तो इसका नाम B.1.640.1 रखा गया था। और अभी दिसंबर में जो है इसका नाम B.1.640.2 रखा गया है। तो हमें ये मान के चलना है कि ये जो कोरोना वायरस का नेचर है ये बार बार फैलता ही रहेगा। तो इसके लिए अब सरकार क्या कदम उठाएंगे उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस अभी ख़त्म होने वाला नहीं है। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो वायरस एक बार आ जाता है उसको ख़त्म होने में बरसों लग जाते हैं। इसका उपाय मात्र एक ही है कि सरकार की तरफ से कुछ कदम उठाया जाए ताकि लोग इसके चपेट में कम से कम आए। इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए उसके बारे में हम जानेंगे। सरकार को इसके लिए रिसर्च पे अधिक से अधिक बल देना पड़ेगा ताकि ये पता लग सके जो नया वेरिएंट आ रहा है उससे निपटने का क्या क्या उपाय हो सकता है। इसके लिए सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग बढ़ाना चाहिए ताकि जो नया वेरिएंट आ रहा है उससे जो जितने कम से कम इफ़ेक्ट हो सके, उसके लिए सरकार को रिसर्च पे और टेस्टिंग पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। और साथ ही साथ इसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इसकी मुआयना समय समय पर किया जाना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि वैक्सीनेशन पे अधिक से अधिक बल देना चाहिए। जितना ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे ये वायरस की खतरा उतने ही कम हो जाएंगे। और ये तो हो गई सरकार की बात। सरकार को करने से सिर्फ सरकार को करने से कुछ भी नहीं होगा, इसके लिए नागरिक को भी आगे आना होगा। नागरिक को क्या करना पड़ेगा? नागरिक को कुछ नहीं करना पड़ेगा। सरकार जो हमारे लिए गाइडलाइन जारी कर रहे हैं वो गाइडलाइन को हमें उसी रूप में मानना चाहिए। और ज़्यादा हम लोग क्या होते हैं कि सरकार कुछ बोल लेते हैं उसको हल्के में ले लेते हैं, या तो सरकार को चैलेंज करने लगते हैं या कोरोना वायरस को चैलेंज करने लगते हैं। तो हमें ये चाहिए कि सरकार जो भी गाइडलाइन दे रहे हैं, जो भी गाइडलाइंस, उसको हमें गंभीरता से उसको पालन करना चाहिए और हमें जितना जल्दी हो सके
वैक्सीनेशन खुद से ले लेना चाहिए, खुद से करवा लेना चाहिए, और जितना भी समाज में अवेयर फैला सकते हैं उस पर अवेयर फैलाने पे जोर देना चाहिए। और एक बात और, जब भी आप घर से निकले बिना मास्क का ना निकले, ताकि अपना बचाव अगर रहेगा तब आप लोगों को बचा सकते हैं। अब हम लास्ट में ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ शब्द होते हैं ये जो महामारी से जुड़े हुए या WHO के माध्यम से कुछ शब्द बाहर निकलते हैं। जैसे एक वर्ड आ जाता है यहाँ पे एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक शहर है ए, यहाँ पे कोई वायरस पनपा, यहाँ वायरस पनपा और सिर्फ यहीं बन के रह गया, ये वायरस आगे नहीं बढ़ा। जैसे अभी हम बता रहे थे HIV वायरस के बारे में बता रहे थे, सॉरी एक नया वेरिएंट नहीं आया था जिसके बारे में हम बातें कर रहे थे, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, HIV के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो उसको हम अभी फ़िलहाल बोल सकते हैं कि ये एपिडेमिक है, क्योंकि सिर्फ ये एक शहर में है, ये अभी फैला नहीं है। इसका हिंदी नाम महामारी बोला जाता है। महामारी, हिंदी में इसको महामारी बोलते हैं। और उसी से जुड़ा हुआ एक टर्म है पेंडेमिक। पेंडेमिक क्या होता है? पेंडेमिक ये होता है, मान लीजिए कोई वायरस जैसे शहर ए में फैला, वो शहर ए से फैलते फैलते पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को अपने कैप्चर में ले लेता है, तो उसको पेंडेमिक बोला जाता है। जैसे कोविड-19 हुआ, कोविड-19 को पेंडेमिक WHO ने घोषित किया। ये आपको पता होगा, ये वुहान शहर से फैला था, वुहान शहर से फैलते फैलते पूरा विश्व को अपने चपेट में ले लिया, तो इसको पेंडेमिक बोला गया। इसका हिंदी रूपांतरण इसका वैश्विक महामारी हो जाता है। और सबसे लास्ट में एक वर्ड है एंडेमिक। एंडेमिक क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई वायरस ए है, ये किसी पर्टिकुलर शहर में बरसों से है, मतलब आता है फिर कम हो जाता है, फिर अगले साल आ जाता है, मतलब वो किसी दूसरे शहर या दूसरे कंट्री में नहीं फैलता है, बल्कि उसी शहर में या उसी क्षेत्र में रह जाता है। जैसे आप सुने होंगे अफ्रीका में एक वायरस जो मतलब बहुत दिनों से चर्चा में है, मलेरिया। ये मलेरिया वायरस क्या है? अफ्रीका के देशों में आता है और अफ्रीका के देशों में ही रह के सिमट जाता है और फिर अगले साल अफ्रीका में ही आता है, यानी कि इसका वैश्विक फैलाव नहीं देखा गया। इसी को एंडेमिक बोला जाता है। तो अब हम सबसे लास्ट में हम ये जानते हैं कि आखिर WHO बहुत बोल रहे हैं लोग, आखिर WHO क्या होता है? तो WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1984 ईस्वी में की गई थी। 7 अप्रैल 1984 ईस्वी में WHO की स्थापना करी गई थी, 7 अप्रैल 1984 में। और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिनेवा, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। WHO ही यह निर्धारित करता है कि कौन सा जो डिजीज है वो एपिडेमिक है या पेंडेमिक है। इसका निर्धारण WHO के द्वारा ही किया जाता है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।